अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की होलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। अमीर अर्तका हाशमी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक निगाह गारथा की जानब देखा, लेकिन अल्फाज तो अब गारथा के पास भी नहीं थे। चुनाचा अर्तका ने आहिस्ता से कहा, हाँ, ये मेरी तलब करदा रकम के मुताबिक है, तो अब आप इसे अपनी तहवील में ले लीजिए और हमें ज़ुबानी तौर पर अखनातून का मालिक करार दे दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। नहीं, जब मैंने एक मखसूस मालियत तुमसे तलब की और तुमने उसे अदा कर दिया, तो फिर मैं तहरीरी तौर पर भी तुम्हें अखनातून का मालिक करार देने का पाबंद हूँ। ये सोना आपको कहाँ पहुँचाया जाए? मेरा ख्याल है इसे उस वक़्त आपके कैबिन में रखवा देना ज़्यादा मौजू होगा, और हम ये काम किए देते हैं। गारथा वर्था ने कहा, बेहतर यही है कि आप इसे यहीं रहने दीजिए। हमारे आदमी इसकी निगरानी करेंगे। कैबिन में हम उसे नहीं रखना चाहते। सुना अमीर, आप इन्हें हदायत दीजिए कि ये ऐसा ही करें। आपकी हदायत ही काफ़ी है मोहतरमा, एडगर ने कहा, और फिर उसने अपने साथियों को हुक्म दिया, जिन्होंने मोतियों के वो अंबार वहां से हटा लिए, जिन्होंने अमीर अर्तका हाशमी की आंखों में एक अनोखी चमक पैदा की थी और वो जिस अब धुंधलाहट में तब्दील हो चुकी थी। उसने सोने का जखीरा अमीर अर्तका हाशमी के हवाले कर दिया गया और गारथा की हदायत पर अमीर अर्तका हाशमी के आदमी उस सोने की हिफाजत पर मामूर कर दिए गए। कैप्टन अब अपने तमाम साथियों के साथ वहां से हट आया। अब उस जगह गारथा और अमीर अर्तका हाशमी के अलावा कोई नहीं था। गारथा ने अर्तका हाशमी के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम उदास हो अमीर हाशमी? हाँ क्लोपेट्रा, अखनातून को फरोख्त करके मैं खुश नहीं हूँ, ताहम तुमने उन्हें जहाज का मालिक करार दे दिया है और अब हमें जहाज छोड़ना होगा। यकीनन, अमीर अर्तका हाशमी ने किसी कदर पुख्ता लहजे में जवाब दिया। वो बड़ी कोफत महसूस कर रहा था। फिर उसने कहा, तुमने सोना यहाँ क्यों रहने दिया? हमें कैप्टन एडगर मुआरला से कुछ और भी गुफ्तगू करनी है। गारथा ने कहा, क्या? जाहिर है हम इस सोने के साथ समुंदर में सफर नहीं कर सकते। अब उन लोगों को हुक्म दिया जाए कि ये हमें किसी मुल्क के साहल पर छोड़ दें। इसका इंतखाब मैं करूंगी। अर्तका हाशमी ने गर्दन हिला दी। वो रात बड़ी अजीबो गरीब गुजरी। अखनातून पर खुशियां मनाई जा रही थी। कैप्टन एडगर, असद शेरादी, प्रोफेसर बैरन, शाबान, दर्दाना और बेशुमार अफराद एक जगह जमा थे और अखनातून के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। एडगर की खुशियों का ठिकाना नहीं था और तमाम ही लोग इसकी खुशियों में शरीक थे। दूसरे दिन सुबह अमीर अर्तका हाशमी गारथा के साथ एडगर के पास पहुंच गया, जो इस वक्त भी बुर्ज पर मौजूद अपने आदमियों को कुछ हदायत दे रहा था। मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं कैप्टन। अमीर अर्तका हाशमी फरमाइए, एडगर ने कहा। मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम जहाज को किसी ऐसे साहल की जानब मोड़ दो जहां हम लोग उतर जाएं और ये सोना लेकर मिस्र रवाना हो जाएं। कैप्टन ने गहरी निगाहों से अमीर को देखा और बोला, अमीर, इसका फैसला मैं तन्हा नहीं कर सकता, बल्कि असद शेराजी और प्रोफेसर भी हमारे साथ शामिल हैं। अर्तका हाशमी गारथा के साथ उस जगह पहुंच गया जहां वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। फिर उसने बाकी लोगों को भी अपने पास बुला लिया और उसके बाद असद शेराजी से कहने लगा, अमीर अर्तका हाशमी चाहते हैं कि हम जहाज किसी मुल्क के साहल की जानब ले चलें ताकि ये सोना वहां उतारें और उसके बाद अपने वतन रवाना हो जाएं। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैं तन्हा उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। आप लोगों के सामने उन्हें ले आया हूं और ये जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में आपका क्या फैसला है। असद शेराजी ने सर्द निगाहों से अर्तका हाशमी को देखा और फिर गारथा को, और फिर वो कैप्टन से बोला,
जहाज के कैप्टन आप हैं और हमें यह हक बिल्कुल नहीं पहुंचता कि हम आपके किसी फैसले में मुदाखलत करें। आपको मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि आप जो चाहें फैसला करें। हमारा काम समुंदर में ऐसी अशिया तलाश करना है जो इंसानियत की भलाई के लिए और हमारे इदारे के मकासद की तकमील के लिए हमें मिले। बाकी सारे काम आपके हैं। जहाज के मसले में आपका जो भी फैसला होगा वो हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। एडगर ने गर्दन खम की और बोला, इन वाकयात के बाद इस बात की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं रही कि अमीर अर्तका हाशमी और उनकी बेगमात को हम जहाज पर रहने दें, क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसके बाद अब हमारे दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रहे। अमीर अर्तका ने अखनातून के मालिक की हैसियत से हमें अपना गुलाम तस्वुर किया था और समुंदर में आकर इस बात का ऐलान किया। इसका हमें बहर तौर अफसोस है, लेकिन अब मामला खत्म हो चुका है। किसी किस्म का अफसोस बेमकसद और बेकार है। जहां तक अमीर की इस ख्वाहिश का ताल्लुक है कि अब जहाज किसी साहल की जानब ले जाया जाए, तो हम इस ख्वाहिश को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त जब हमने ये चाहा था तो अमीर ने हमारी ख्वाहिश तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और अब अखनातून पर उनका कोई हक नहीं। हाँ, अगर ये चाहें तो हम अखनातून से अपनी पसंद की एक लांच उनके हवाले कर सकते हैं, जिसमें सोना लाद कर ये लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रवाना हो जाएं। अखनातून का सफर अब आगे की सिमत जारी रहेगा और हम अपनी पसंद के मुताबिक अब साहलों का रुख करेंगे। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारा दिमाग जरूरत से कुछ ज्यादा ही खराब मालूम होता है कैप्टन, गार्था ने गुड़ाते हुए लहजे में कहा, और यह भी बेहतर होगा अमीर कि आप अपने मामलात में खुद ही गुफ्तगू करें। मैं औरतों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता, चाहे वो आपकी बेगम ही क्यों ना हो। अमीर के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। कैप्टन एडगर मुआर्लस, सुनो अर्तका हाशमी, तुम अपनी इज्जत हमारी नजरों से गंवा चुके हो। चुनाचा बेहतर यह होगा कि कोई तलख बात मुंह से ना निकालना, वरना उसके खतरनाक नताइज तुम्हें भुगतना होंगे। अमीर अर्तका हाशमी दांत पीसने लगा। उसने असद शेरादी से कहा, और आप भी ये सब कुछ सुन रहे हैं असद शेरादी, आपने सारे ताल्लुकात फरामोश कर दिए। जहाज के मामलात में मैं बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर सकता, और जहां तक मेरे सुनने का मामला है या उन दोस्ताना ताल्लुकात का जो आपके और मेरे दरमियान थे, तो वो आपने ख़त्म किए हैं, मैंने नहीं। और इन खातून का जहां तक मामला है तो इस बात में कोई शक नहीं कि इनकी आला नस्बी पर हम सबको शुबा है और हम इस हैसियत से भी इनका एहतराम नहीं कर सकते। चुनाचा बेहतर तरीका ये है कि आप इन्हें बदजुबानी से रोकें और उसके बाद कैप्टन एडगर मुआर्लस का फैसला मान लें। गोया तुम्हारा ख्याल है मैं एक लांच से इस खुले और वीरान समुंदर में सफर शुरू कर दूं। ये तो खुदकुशी होगी मेरे लिए। ये खुदकुशी आपको करना होगी अमीर। हम आपको अखनातून पर रखने के लिए तैयार नहीं हैं और ये भी नहीं तस्लीम करते कि अखनातून अब आपकी पसंद के मुताबिक साहलों की जानब जाएगा। हमारा खुद भी ये मंसूबा था, लेकिन ये मंसूबा उस वक्त सिर्फ इसलिए तर्क किया जा रहा है कि ये आपकी ख्वाहिश है। असद शरादी ने गैर मुतवक्का तौर पर जवाब दिया और अर्तका हाशमी का मुंह हैरत से खुल गया। फिर उसने गुस्सीले लहजे में कहा, ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये इंतकामी कार्रवाई है। हाँ अमीर, आपका ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। जहां तक साजिश का मसला है, तो अगर हम आपके खिलाफ साजिश करना चाहते तो समुंदर में इतनी जहदोजहद ना करते। अखनातून की कीमत अदा करने के लिए कुछ और होता और उसमें शायद हमें कामयाबी हासिल हो जाती। गलतफहमियों का शिकार होकर कौन सी लांच दे सकते हो तुम लोग मुझे। अमीर अर्तका हाशमी को भी जोश आ गया था। इनमें से कोई भी लांच हम लोग मुंतखब करेंगे और अपनी पसंद की कीमत पर आपको फरोख्त करेंगे, क्योंकि अखनातून की एक कील पर भी अब आपको कोई हक बाकी नहीं रहा। आप यहाँ जितने दिन क़याम करेंगे उसके लिए आपको बाकायदा कैबिन का किराया और खाने पीने के अखराजात अदा करने होंगे, और ये सब कुछ हमारी पसंद से होगा, कैप्टन ने कहा। और अर्तका हाशमी गार्था की तरफ मुड़ा। गार्था ने उसके बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, हमें इस साजिश का पहले से यकीन था अमीर। आओ जरा सोचे, फैसला करें कि हमें क्या करना चाहिए। गार्था अर्तका हाशमी को वहां से वापस लेकर चल पड़ी। दोनों अपने कैबिन में आ गए। अर्तका हाशमी का चेहरा उतरा हुआ था। उसे शिद्दत से
एहसास था कि उसकी सख्त तौहीन हुई है, लेकिन बिल्कुल ही पागल भी नहीं था। गार्था के कहने में आकर उसने उन लोगों के साथ जो सलूक किया था और जो गुफ्तगू की थी, उसका जवाब यही होना चाहिए था। असूली तौर पर वह कैप्टन के फैसले से मुत्फिक था। अखनातून की कीमत अब उसकी तहवील में आ चुकी थी और अखनातून उनकी मलकियत था, तो फिर वो भला वो इसके अहकामात क्यों मानते। अर्तका हाशमी के जहन में वो तमाम अल्फाज गूंजने लगे जो उसने कैप्टन एडगर से कहे थे। उसने उन लोगों को अपना मुलाजिम करार दे दिया था, हालांकि माजी की बातें भूला नहीं था। और फिर वक्त ही कितना गुजरा था, बड़े दोस्ताना अंदाज में सब कुछ हुआ था। अगर वो ऐसा रवैया इख्तियार ना करता तो एडगर या असद शिराजी इस कदर बद अखलाक ना होते। गार्था की आंखों में भी गहरी सोच के आसार थे। वो उसके सामने बैठ गई। फिर उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, तुम परेशान हो गए हो अमीर अर्तका हाशमी। गार्था के चेहरे की जानब देखा और बोला, मैं वाकई परेशान हूँ और मेरी परेशानी की जो वजूहात हैं वो तुम्हें मालूम है क्लोपेट्रा। मुझे तो और भी बहुत कुछ मालूम है अमीर। तुमने इन लोगों पर भरोसा किया था, इन जैसे नाशुक्रे लोगों पर जो एक लम्हे में आंखें बदल लेते हैं। क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि इन्होंने तुम्हारी किस कदर तौहीन की है। तुमने जो सरमाया अखनातून पर खर्च किया और जिस मोहब्बत का उन लोगों के साथ सलूक किया, उसके नतीजे में यही सब कुछ होना चाहिए था। क्या? अमीर अर्तका हाशमी ने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं क्लोपेट्रा, अगर असूली तौर पर देखा जाए तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। इब्तदा तो हमने की थी। मेरा मतलब है कि मैंने अपना सख्त रवैया इख्तियार किया था, वरना उनके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं थी। गार्था चौंक कर उसे देखने लगी, फिर बोली, और तुम्हें अपने इस अंदाज पर अफसोस है अमीर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर तक खामोशी रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन अब जो कुछ होना था वो हो चुका है। गया वक्त वापस नहीं लाया जा सकता। तुम गया वक्त वापस लाना चाहते हो? ये गुफ्तगू अब बिल्कुल बेकार है। मैं इस सिलसिले में उन लोगों के साथ मजीद कोई बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन इसके साथ साथ ही ये बात भी हम अहम अहमियत रखती है कि अब हमें क्या करना होगा। अगर मैं उनके बयान के मुताबिक उनसे कोई मोटर लॉन्च खरीद लेता हूं तो नामालूम समुद्रों में हम सोने के अंबार लिए कहां भटकते फिरेंगे, और क्या हमें कोई साहल मिल जाएगा? नहीं माय डियर क्लोपेट्रा, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अखनातून को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किसी साहल तक भी नहीं ले जाया जा सकता। मैं किसी भी कीमत पर किसी मोटर लॉन्च से सफर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये जुनून मौत के मुतरादिफ है और इससे मौत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। गार्था गहरी निगाहों से अर्तका हाशमी का जायजा लेती रही। फिर उसने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। पहली बार अर्तका हाशमी ने कुछ अजीब सी निगाहों से गार्था को देखा। मैंने पहली बार भी तुमसे यही कहा था कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और अब भी यही कह रही हूं जब मैंने एक दावा किया है, और इस दावे को पूरा भी करूंगी। आखिर क्या करोगी तुम? जो कुछ करती रही हो, क्या उसके नताइज बहुत अच्छे निकले हैं? उसने किसी कदर नाखुशगवार लहजे में कहा और वो हंस पड़ी। फिर उसने कहा, तुम नाराज हो रहे हो अमीर। चलो, मैं तुम्हारी इस नाराजगी का बुरा नहीं मानूंगी। तुमसे बड़े दावे करती रही हूं अब तक, और तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मैंने अपने उन दावों में हार मान ली है? नहीं, मेरी कुव्वतें उनसे कहीं बढ़कर है। मैं जो करती हूं और वो आखिर होता है। आओ अब इस सिलसिले में दूसरा मरहला शुरू करते हैं। पहला मरहला खत्म हो गया। गार्था ने कहा। अर्तका हाशमी किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में उसे देखने लगा। अब उसे इस बात की भी उम्मीद नहीं रही थी कि कुछ हो सकेगा। भला ये औरत क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा वो पुरइसरार कुव्वतों की मालिक जरूर है, लेकिन उन सब को अपने शहर में जकड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। अर्तका हाशमी का यही ख्याल था। उन दोनों की निगाहों से उजल हो जाने के बाद असद शिराजी ने एक गहरी सांस ली। कैप्टन एडगर जो गुफ्तगू अर्तका हाशमी से कर चुका था, वो गुफ्तगू करना उनमें से किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन बुनियादी तौर पर अर्तका हाशमी की गलती थी। कैप्टन एडगर ने आहिस्ता से कहा, इंतहाई माजरत ख्वाह हूं प्रोफेसर, जो कुछ हुआ है उसमें मेरा कसूर नहीं। अर्तका हाशमी ने हमारी तौहीन की थी और ये उस तौहीन का इंतकाम है। औरत के खेल ऐसे ही होते हैं कैप्टन। तुम तो कभी किसी औरत का शिकार नहीं हुए। मेरी बीवी दुनिया की नेक औरत थी और उसने मुझे कभी किसी मुश्किल का शिकार नहीं होने दिया। जहां तक अर्तका हाशमी का ताल्लुक है, वो खुद अपने जाल में गिरफ्तार हुआ है। मिस्री दौलतमंद के लिए क्या ये जरूरी था कि समुंदर से बरामद होने वाली
किसी पुरइसरार बला के शहर में गिरफ्तार हो जाए। उस सहारा का शिकार होकर उसने हम लोगों की जो तौहीन की है, असद शिराजी आप उससे नावाकिफ नहीं है। मैं इस सिलसिले में कतई और आखिरी मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका हूँ। अमीर अर्तका हाशमी अगर समुंदर में सफ़र करना चाहे तो उसे कीमतन एक लांच दी जा सकती है, और इस लांच की कीमत मैं अपने तौर पर वसूल करूंगा। इंतहाई माफ़ी चाहता हूँ ये फैसले करने के लिए, लेकिन आप लोग कम अज़ कम इस बात पर मुझसे मुत्तफ़िक ज़रूर होंगे कि गलती मेरी नहीं है। फर्ज करो अर्तका हाशमी अपने उन तमाम साथियों के साथ जो उसके साथ हो गए हैं, और खुले अंदाज में उन्होंने उसकी वफादारी का ऐलान कर दिया है, एक लांच लेकर समुद्र में जाता है, तो क्या वो सही रास्ते तलाश कर सकेगा? असद शिराजी ने कहा, नहीं, लेकिन उसे इसकी बुराइयों की सजा मिलेगी। वो अपने उन साथियों के साथ मौत का शिकार हो जाएगा। यकीनन ऐसा ही होगा। जिन समुद्रों से गुजरकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, असद शिराजी उनमें से एक लांच के जरिए वापसी मुमकिन नहीं है, और फिर सही तौर पर रास्तों का तअय्युन सबसे मुश्किल काम है। तो फिर दूसरी सूरत क्या होगी? दूसरी सूरत यही होगी कि अखनातून पर हमारे साथ सफर करता रहे। यह हमारी मर्जी है कि जब चाहें किसी साहल का रुख करें, और असद शिराजी मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ अर्तका हाशमी को सजा देने के लिए हम तवील अरसे तक किसी साहल का रुख नहीं करेंगे। नहीं कैप्टन, मैं अभी दीवानगी की हदूद में दाखिल नहीं हुआ हूँ। हम कुछ अरसे के बाद भी अपने इस मकसद की तकमील कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात का ख्वाहिशमंद हूँ। अर्तका हाशमी ने बुराई की है, लेकिन उसे इस बुराई की सजा बुराई की शक्ल में नहीं मिलनी चाहिए, असद शिराजी ने कहा। तो फिर आपका क्या ख्याल है, क्या हम उसे किसी साहल तक पहुंचा दें? कैप्टन एडगर ने कहा। असद शिराजी उसके लहजे का अंदाजा करता रहा। फिर उसने कहा, नहीं, मैं फौरी तौर पर यह बात नहीं कहता। तुमसे पहले भी इत्तफाक कर चुका हूं, लेकिन अब ये बताओ कि अर्तका हाशमी का हमारे जहाज पर क्या किरदार रहेगा? मेरा मतलब है कि अगर हम उस दौरान समुंदर में घूमते रहें और वो हमारी बात तस्लीम कर ले कि जब हमारा जी चाहे हम साहलों का रुख करें, तो फिर इस जहाज पर रहना किस हैसियत का हामिल होगा? हम उससे जहाज पर रहने की कीमत वसूल करेंगे, माँ इसके और उनके साथियों के और उसकी बीवियों के, और ये कीमत हमारी पसंद के मुताबिक होगी। अर्तका हाशमी से अगर ये तमाम सोना वापस ना ले लूं तो मेरा नाम भी कैप्टन एडगर मुआर्लस नहीं। मैं उसे बताना चाहता हूं कि जिंदगी में मोहब्बतों और खलूस की क्या कीमत होती है। बाकी तमाम चीजें बेकीमत होती हैं। वो अखनातून से भी हाथ धो बैठा है, और ये सोना भी वो अपनी जिंदगी के लिए खर्च कर देगा। कैप्टन का मंसूबा निहायत खौफनाक था। इस बात को भी सभी ने महसूस कर लिया, लेकिन वो उससे मुत्तफिक भी थे, और ये एहसास भी था कि अब किसी नए इख्तिलाफ का आगाज नहीं होना चाहिए। बहरहाल सब मुंतशिर हो गए। वक्त गुजरता रहा। इस वक्त दिन के तकरीबन 12 बजे थे कि तमाम खलासी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। जहाज पर बाकी तमाम कार्रवाइयां भी हो रही थी कि असद शिराजी ने गारथा और अर्तका हाशमी को उनके कैबिन से बरामद होते हुए देखा। गारथा एक नया लिबास पहने हुई थी और कम हमबख्त हमेशा की तरह हसीन नजर आ रही थी। असद शिराजी ने दर्दाना को इशारा किया। दर्दाना आहिस्ता से उसके करीब पहुंच गई। उसका चेहरा देख रही हो? असद शिराजी ने बोला। हाँ, क्यों, क्या बात है सर? यूं लगता है जैसे अब ये कुछ करना चाहती हो। क्या कर सकती है? दर्दाना ने सवाल किया। असद शिराजी खामोश रहा। गारथा अर्तका हाशमी के साथ उस जगह पहुंच गई जहां उसकी मलकियत सोने का ढेर मौजूद था, और उसके आदमी जहाज के कामों में हिस्सा ना लेते हुए सिर्फ उस सोने की हिफाजत कर रहे थे। गोया उन्होंने पूरी तरह अर्तका हाशमी से अपनी वफादारी का ऐलान और अखनातून से लात अलकी का इजहार कर दिया था। गारथा अमीर हाशमी के साथ वहां पहुंच गई। उसने एक मेज आगे बढ़ाई और उसके बाद उस मेज पर खड़ी हो गई, और फिर उसने चीख चीख कर हाथ हिलाना शुरू कर दिए। अमीर अर्तका हाशमी भी मेज के पास खड़ा हुआ था। जहाज पर काम करने वाले तकरीबन तमाम ही लोग उसकी जान मतवज्जा हो गए। गारथा उन्हें अपने करीब बुला रही थी। वो कह रही थी, जहाज पर मौजूद एक एक फर्द से मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ आ जाए, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ।
जहाज पर काम करने वाले तमाम लोग मेरे पास पहुंच जाएं। जहाज लंगर अंदाज है, उनकी मसरूफतें कुछ नहीं हैं। मैं उन लोगों से भी कहती हूं जो जहाज का इंजन चला रहे हैं, बराहे करम आप लोग उन्हें भी इत्तला दे दीजिए। मैं एक अहम ऐलान करना चाहती हूं आप सब के लिए ये ऐलान इंतहाई जरूरी है। लोगों को काफी दिलचस्पी पैदा हो गई। असद सिराजी ने बुर्ज की जानब देखा जहां कैप्टन भी खड़ा हुआ उसी सिमत देख रहा था। शाबान भी करीब ही कहीं मौजूद था। प्रोफेसर अपनी बेटी सैंड्रा के साथ बाहर आ गया। उसके बाद रफ्ता रफ्ता गार्था के गर्द मजमा होने लगा। अर्तका हाशमी के चेहरे पर एक संगीन खामोशी तारी थी और वो खामोशी से गार्था की ये कार्रवाई देख रहा था। खुद उसने अभी तक किसी भी बात में कोई हिस्सा नहीं लिया। गार्था वर्था मुसलसल कह रही थी, जो लोग इधर उधर कामों में मसरूफ हैं, बराहे करम बाकी अफराद उन्हें इत्तला दे दें। इस वक्त आप सब लोगों का यहाँ जमा होना बेहद जरूरी है। सुनिए, मैं आप में से कोई कहीं ना रहे, वरना अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। और रफ्ता रफ्ता जहाज का तमाम अमला वहां आ खड़ा हुआ। गार्था ने एक फातहाना निगाह सब पर डाली। उसके होंठों पर कामयाबी की मुस्कुराहट थी और सब उसे अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। असद शिराजी वगैरह भी यहीं एक गोशे में खड़े हो गए। जब तकरीबन तमाम अफराद यहाँ आ गए तो गार्था ने कहा, तुम लोगों ने समुद्र में एक तवील सफर जिस मुशक्कत से तय किया है उसका अंदाजा मुझे भी है और तुम्हें भी। अखनातून कुछ वक्त पहले अमीर अर्तका हाशमी की मलकियत था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इख्तलाफात हुए कि अमीर अर्तका हाशमी जहाज से खुद को अलहदा करने पर मजबूर हो गए और ये जहाज इस सोने की कीमत पर कैप्टन एडगर और असद शिराजी वगैरह ने खरीद लिया और अब ये लोग अखनातून के मालिक कहलाते हैं। मैं चंद हकायक से तुम लोगों को रोशनास कराना चाहती हूँ और तुम सब से इनका जवाब तलब कर रही हूँ। बुनियादी तौर पर जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, असद शिराजी ने एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जो इंसानियत की बका के लिए समुद्री जड़ी बूटियों और ऐसे अशिया से इस्तेफादा करे जो इंसानी भलाई में काम आ सकें। अमीर अर्तका हाशमी ने जबरदस्त सरमाए से इस मंसूबे की तकमील के लिए अखनातून की तैयारियां शुरू करा दी और उसके बाद इस सफर का आगाज हो गया। ये दोस्ताना सफर चंद बुनियादी इख्तलाफात की बिना पर दोस्ताना नहीं रह सका और मजबूरन इसमें दो ग्रोह बने, जिनमें एक अमीर अर्तका हाशमी थे। अर्तका हाशमी ने इस सफर के सिलसिले में अपने चंद ख्यालात पेश किए जिन्हें तस्लीम नहीं किया गया तो वो नाराज हो गए और उन लोगों ने अखनातून खरीदने का फैसला किया। अखनातून खरीदने के लिए जो सोना अमीर अर्तका हाशमी को पेश किया गया है उसके बारे में मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। वो ये कि क्या ये सोना असद शिराजी या कैप्टन एडगर की मलकियत है। हम सब समुंदर में एक अहम मकसद के लिए निकले हैं। आप लोग मुझे इसमें शामिल ना करें, लेकिन आप सब ये जानते हैं कि अमीर हाशमी से मेरा क्या ताल्लुक है और उस ताल्लुक की बिना पर मैं अपने आप को भी आप लोगों में शामिल कर रही हूँ। तो सवाल ये था कि हम में से हर शख्स आम दुनिया ही नहीं बल्कि आम समुद्री दुनिया छोड़कर इस खौफनाक बहम पर निकले हैं जहां जिंदगी हर लम्हा खतरात से दो चार है। तो क्या हम में से किसी का ये हक नहीं बनता कि हम समुद्री नवारदात, मेरी मुराद उन चीजों से हटकर है जिन्हें तहकीकाती काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं समुद्री नवारदात की बात कर रही हूँ, उस सोने की बात कर रही हूँ जो गोताखोरों ने जान की बाजी लगाकर समुद्र से निकाला है। क्या असद शिराजी या कैप्टन एडगर की मलकियत करार पाएगा? मैं बहुत दुख के साथ ये कह रही हूँ कि आप सब लोगों को सिर्फ जहाज के दूसरे कुल पुर्जों की मानद समझा गया है और आपको इंसानियत से दूर तस्वुर किया गया। समुद्री जड़ी बूटियां इंसानियत की बका के लिए इस्तेमाल होंगी और ये दौलत जिसका एक मामूली सा हिस्सा अखनातून की कीमत के तौर पर अदा कर दिया गया है सिर्फ उन बड़े बड़े लोगों की मलकियत है। मैंने अमीर अर्तका हाशमी से ये सवाल किया कि अगर ये सोना उन्हें हासिल हो जाता तो क्या वो उसे अपना हक समझकर इस पर कब्जा जमा लेते और इस जहाज पर जो गरीब लोग अपना घर बार छोड़कर काम कर रहे हैं उसके हकदार ना होते। तो अमीर ने कसम खाकर कहा कि सिर्फ वो जड़ी बूटियां जिनके हसूल के लिए ये सफर इख्तियार किया गया है इदारे की मलकियत करार पाती और ये दौलत हम में से हर शख्स का हिस्सा होता।
अमीर के इन अल्फाज ने मुझे बहुत मुतासर किया और मैंने यह ख्याल आपके सामने भी पेश करने का फैसला किया। मुझे बताइए, क्या इस समुद्री दौलत पर इन लोगों का कब्जा जायज़ है और आप इस कब्जे को तस्लीम कर लेंगे? मैं उसे नहीं मानती और इस सिलसिले में सबसे पहले कदम के तौर पर मैं खुद एक कदम उठाती हूँ। ये सोना जो अमीर के अखनातून की कीमत के तौर पर पेश किया गया है, मैं उसे अपना सब की मलकियत करार देते हुए अपने आप को हक देती हूँ कि इसे आपस में तकसीम कर लें। ये आपकी मलकियत है, ये आपका होगा और इसके साथ साथ ही आप लोग इस सोने को भी अपने तहवील में ले लें जो इन लोगों के पास महफूज है, और अगर ये इसमें मुदाखलत करें तो फिर कुव्वते बादू से काम लिया जाए और उन्हें यह बता दिया जाए कि ये सब कुछ उनकी मलकियत नहीं है, बल्कि इसमें हम सब का बराबर का हिस्सा है। दौड़िए और मेरे साथ आवाज मिलाइए, ये सोना आप सब की मलकियत है। अमीर मुसन्नफाना तौर पर सबसे पहले अखनातून की अदा की हुई ये कीमत आपके हवाले करते हैं कि आप लोग मेरी सूरत क्या देख रहे हैं, अपनी मलकियत पर कब्जा कर लीजिए और इसे इंसाफ से आपस में तकसीम कर लीजिए। गारथा का लहजा पुरजोश होता चला गया और लोग सकते किसी आलम में उसकी से सूरत देखते रहे। तब उसने अमीर अर्तका हाशमी को झंझोड़ते हुए कहा, अमीर आप इन्हें इजाजत दीजिए, आप इन्हें इजाजत दीजिए अमीर। अमीर अर्तका हाशमी एकदम से चौंका और फिर उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, हाँ मैं आप लोगों को इसकी इजाजत देता हूँ। अखनातून फरोख्त नहीं हो सकता, हम उसे नहीं बेच सकते। अगर अखनातून की कीमत अदा करनी है कैप्टन को तो वो किसी मुनासिब साहल पर पहुंचे और उसके बाद अपनी जेब से अदा करे, तब ये जहाज उसकी मलकियत बन सकता है, वरना नहीं। इस कीमत को अखनातून की कीमत के तौर पर कबूल नहीं किया जा सकता। गारथा ने फौरन ही कहा, और आप लोग इसके खिलाफ पूरी तरह बगावत कर देंगे। अपना हक हासिल करने के लिए आपको अगर अखनातून पर कत्लो गारत करनी पड़े तो कीजिए, हम आपके साथ हैं। ये 23 अफराद आपके साथ हैं। उन लोगों ने बहुत गलत तरीके कार इख्तियार किया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अखनातून पर बुराइयों को जन्म देंगे और इसके नतीजे में जानते हैं आप क्या हुआ है। इंतहाई शातराना तौर पर उन्होंने हथियारों का जखीरा उसकी अक्सर जगह से मुंतकिल करके कहीं छुपा दिया है, लेकिन ये नहीं जानते जब हकदार अपना हक लेने के लिए मंजर आम पर आता है तो हथियार उसका रास्ता नहीं रोक सकते। हथियार छुपा दिए गए हैं, लेकिन मैं उसके लिए एक नया तरीक़ेकार बताती हूँ आपको और अपनी निगरानी में आप लोगों को आपका हक दिलवाती हूँ। गारथा वर्ता ने अपने आदमियों को इशारा किया और वो लोग झपटा मारकर उन बड़े हथियारों की जानब दौड़ पड़े जो जहाज के मुख्तलिफ गोशों में निस्ब थे। उन लोगों को गालबन हथियारों के इस्तेमाल का तरीका बता दिया गया था या फिर उन्होंने खुद ही इसके बारे में कोई फैसला कर लिया। देखने वाले सकते के आलम में देखते रह गए। उन लोगों ने जहाज़ों के बड़े हथियार अपने कब्जे में कर लिए। गारथा खुद भी दौड़कर वहीं पहुंच गई। उसने कहका लगाते हुए कहा, कैप्टन एडगर, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बदनुमा खेल खेला है और देखो तुम इस खेल में किस तरह नाकाम रहे। खबरदार अपने जिस्मों को जुम्बश ना देना, वरना इतने टुकड़े होंगे तुम्हारे जिस्मों के कि गिने भी ना जा सकें। वो सब सकते के आलम में खड़े रह गए। एडगर, असद शहराजी और दूसरे तमाम अफराद हैरान कुन निगाहों से गारथा के इस अकदाम को देख रहे थे। अमीर अर्तका हाशमी भी गारथा के पास जा खड़ा हुआ और उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, कैप्टन, एक मामूली सी बात थी जिसके लिए तुमने हंगामा खड़ा किया, लेकिन अब सूरत हाल मेरे बस में भी नहीं है। ये बात तो मुझे बहुत ज्यादा नागवार गुजरी है कि तुम लोगों ने हथियारों के जखीरे भी छुपा दिए। इसका मकसद है कि जुर्म तुम्हारे जहन में पोशीदा था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गारथा फिर बोली, आप लोग बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं। मैं कहती हूँ फौरन मेरे साथ शामिल हो जाइए अपने हक के लिए। और गारथा के इन अल्फाज का नुमाया रद्द अमल हुआ। काफी लोग गारथा के करीब जाकर खड़े हो गए, लेकिन अब भी बेशुमार ऐसे अफराद थे जिन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी और सिर्फ साकत निगाहों से उस सारे तमाशे को देख रहे थे। गारथा ने गुराते हुए लहजे में कहा, तो फैसला हो गया, जो लोग मेरे करीब हैं वो मेरे साथी हैं और आप लोग अपना हक खो बैठे हैं। ठीक है, वफादारी कीजिए और इस वफादारी के नतीजे में जो कुछ आपको मिले उससे हासिल कर लीजिए। ये हथियार आप मेरे कब्जे में हैं और खबरदार अगर किसी ने अपनी जगह से जुम्बश की
तो मैं इन्हें इस्तेमाल कराना शुरू करा दूंगी और उसके बाद चाहे अखनातून को कितना ही नुकसान पहुंचे, मैं मजबूर होंगी कि उन हथियारों को आप लोगों पर इस्तेमाल किया जाए। इस इशारों पर हथियारों पर मुतय्यन अफराद ने गनों के रुख तब्दील करना शुरू कर दिए और उन्हें उन लोगों की जानब कर दिया जिन्होंने गार्था के साथ हम आवाज होकर उसकी जानब रुख नहीं किया था। साकतो जामद खड़े लोग फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उस वक्त दर हकीकत सबकी ही सिट्टी गुम हो गई थी। गार्था ने फातहाना निगाहों से उन लोगों को देखा और फिर बोली, और अब हालत मजबूरी मैं इन सब लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान करती हूँ, और जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया वो भी कैदियों की हैसियत से अखनातून पर बकिया सफर करेंगे, और ये फैसला अमीर अर्तका हाशमी करेंगे कि अब अखनातून का आइंदा प्रोग्राम क्या होगा। कैप्टन एडगर को कैप्टन की हैसियत से माजूल किया जाता है और मैं इन सब की गिरफ्तारी का हुक्म देती हूँ। खबरदार, इन हथियारों का रुख आप ही की जानब है। अपनी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और अपने हाथ बुलंद कर दें। तमाम लोग ज़हनी बहरान का शिकार थे। शाबान ने अपनी जगह से जुम्बश की और कैप्टन एडगर के सामने आकर उसे सैल्यूट किया। कैप्टन एडगर चौंक कर उसे देखने लगा था। शाबान ने आहिस्ता से कहा, सर, मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। हथियार हमारे कब्जे में हैं और ये लोग जो बड़े हथियारों पर मौजूद हैं इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इन तमाम बड़े हथियारों को गोला बारूद से खाली करा दिया है और अब ये सिर्फ खाली मशीनें हैं जो अमल नहीं कर सकती। कैप्टन एडगर ने फटी फटी आंखों से शाबान को देखा। उसके कान झंझना उठे थे। जो कुछ शाबान ने कहा था वह उसे नाकाबिले यकीन लग रहा था, लेकिन शाबान के चेहरे पर एक एतमाद था और उस एतमाद ने दफतन ही कैप्टन एडगर के चेहरे के तासरात तब्दील करना शुरू कर दिए। उसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ गई। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, क्या मतलब है शाबान? मतलब सिर्फ ये है जनाब कि ये लोग बिल्कुल नाकारा हैं। ये उन बड़े हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इधर देखिए, मैंने ये मामूली सा इंतजाम भी किया है। शाबान ने एक सिमत इशारा किया और कैप्टन एडगर की नजरें उसके इशारे की सिमत पर उठ गईं। लिबार्टी में तहकीकाती काम करने वाले 3 गैर मुल्की, जिनमें एक जिकास, दूसरा किशन दास और तीसरा गन पावर था, हल्की मशीन गनें अपने लिबास से निकाल चुके थे और उन्होंने वो मशीन गनें सीधी कर ली थी। शाबान ने कहा, इब्तदाई तौर पर इन लोगों को संभालने के लिए ये सब मशीन गनें मौजूद हैं। चंद लम्हात के बाद बकिया हथियार भी मैं लोगों में सुपुर्द कर देता हूँ। कैप्टन एडगर के हलक से एक बेइख्तियार सी चीख निकल गई। उसने फौरन ही जेकास के हाथ से सब मशीन गन ले ली और उसका रुख गार्था और अमीर अर्तका हाशमी की जानब करता हुआ बोला, मिस्री अमीर और समुद्री औरत, तुम्हारा मंसूबा तुम्हारी बदकिस्मती से नाकाम हो गया। अपने तमाम लोगों से कहो कि अपनी जगह से जुम्बश ना करें, वरना तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। खबरदार, हाथ उठा दो। कैप्टन की आवाज में एक खौफनाक गद थी, लेकिन गार्था ने जुनूनी लहजे में कहा, फायर, तबाह कर दो इन्हें, फना कर दो इन सबको। और अमीर अर्तका हाशमी के आदमियों ने हथियारों को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनसे कुछ ना बरामद हुआ। तमाम हथियार नाकारा थे और उन्हें खाली कर दिया गया था। जब वो अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए तो कैप्टन एडगर ने कहा, अब तुम सब अपने अपने हाथ बुलंद करो, वरना। कैप्टन एडगर की सब मशीन गन से कुछ फायर हुए और गोलियां उन लोगों के करीब से निकल गईं। एडगर ने जानबूझकर उनका निशाना नहीं लिया था। किशन दास और गन पावर भी अपनी सब मशीन गनें सीधी किए आगे आ गए थे। शाबान अपने साथ 10-12 अफराद को लेकर फुर्ती से एक तरफ चला गया और चंद ही लम्हात के बाद वो लोग भी सब मशीन गनें संभाले हुए उन लोगों में आ शामिल हुए। गार्था, अमीर अर्तका हाशमी और उसके सारे साथी शशदर खड़े हुए थे। कैप्टन एडगर ने कहा, अब तुम 2-2 अफराद नीचे उतर कर यहाँ सामने आकर खड़े हो जाओ। अर्तका हाशमी तुम भी और समुद्री औरत तुम भी। फौरन उसने फिर कुछ फायर किए। अमीर अर्तका हाशमी के आदमी बौखलाए हुए अंदाज में हाथ उठाए नीचे उतरने लगे। कैप्टन एडगर के अंदाज में शदीद वहशत पाई जाती थी और इस वक्त शायद उसे कोई भी इसके अमल से नहीं रोक सकता था। प्रोफेसर असद शहराजी, दरदान और बाकी लोग हैरान खड़े हुए थे। उनके सोचने समझने की कुव्वतें सलब हो गई थी और कोई भी फैसला नहीं कर पा रहा था कि इस वक्त इसका क्या अकदाम होना चाहिए। एडगर मुआर्लस ने अपने खास आदमी की तरफ रुख करके कहा, इन सब को रस्सियों में जकड़ना है। वो तमाम अफराद जो सब मशीन गनें संभाले हुए थे एक कतार में मुस्तैद खड़े हो गए और बाकी लोग कैप्टन के हुक्म के मुताबिक अमल करने दौड़ पड़े। ये मुकम्मल तौर पर वफादार लोग थे,
क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर गारथा के हुक्म को ठुकरा दिया था। चुनाचा अब उन पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता था। इंतजामात कर लिए गए और उसके बाद उन सबको रस्सियों में जकड़ा जाने लगा। कैप्टन एडगर ने कप्तान की हैसियत से इस पूरे प्रोग्राम की कंबाल संभाल रखी थी और गिरफ्तार शुदगान को अच्छी तरह रस्सियों में जकड़ लिया गया। यही अमल गारथा के साथ दोहराया गया। अर्तका हाशमी को भी अपने हाथ सामने करने पड़े और असद शरादी की आंखों में शदीद अफसोस के तासरात उभर आए। लेकिन जो सूरत हाल पेश आई थी उसके पेशे निगाह कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। एडगर शोला इंतकाम बना हुआ था और वो इस वक्त किसी के साथ रियायत करने के लिए तैयार नहीं था। उन तमाम गिरफ्तार शुदा अफराद को एक कतार की शक्ल में जहाज के नीचे हिस्से में ले जाया गया और उसके बाद वहां उनका कैद खाना बना दिया गया। अर्तका हाशमी और गारथा को भी उन्हीं के साथ रखा गया था। फिर उन पर चंद अफराद मुतय्यन कर दी गए जिन्हें उनकी निगरानी करना थी। बड़ी हंगामी सूरत हाल थी। पांसा पलट गया था और इस वक्त कैप्टन एडगर अखनातून पर अहम हैसियत इख्तियार कर चुका था। शाबान ने उसका जिस तरह साथ दिया था वो नाकाबिले यकीन सी बात थी। इस वक्त यूं महसूस होता था जैसे शाबान का मुअम्मल ताल्लुक सिर्फ एडगर से हो। नायब कप्तान की हैसियत से उसने अपना फर्ज जिस खुश असलूबी से सर अंजाम दिया था वो बाइस से हैरत था। तमाम तर इंतजामात कैप्टन एडगर ने अपनी निगरानी में कराए थे और आखिर में उसने कैदियों को हुक्म दिया था, अगर तुम लोगों में से किसी ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसे जहाज के कानून के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाएगी। तुम में से कोई भी शख्सियत इस सजा से नहीं बच सकेगी। इसके बाद कैप्टन बाहर निकल आया। बाहर काफी अफरा तफरी मची हुई थी। उसने असद शरादी, प्रोफेसर और दूसरे तमाम अफराद की तरफ देखते हुए कहा, हमें फौरी तौर पर नए सिरे से जहाज का इंतजाम संभालना होगा। ये बात इंतहाई खुशकुन है कि ना तो इंजन रूम के अमले ने अमीर अर्तका हाशमी का साथ दिया और ना हमारे उन खलासियों ने जिनका ताल्लुक बराह रास्त हमसे रहा है। ये सब लोग काबिल एतमाद हैं। अमीर अर्तका हाशमी का सोना भी महफूज कर दिया जाए और ये फैसला अब हमें बाद में करना है कि हमारे आइंदा अकदाम क्या होगा। कैप्टन एडगर इंतजामात में मसरूफ हो गया। असद शरादी, दर्दाना, प्रोफेसर और उसकी बेटी सैंड्रा के साथ अपने कैबिन की जानब चल पड़ा था। सब थके थके नजर आ रहे थे। सभी के चेहरों पर तशवीश के आसार थे। अगर बड़े हथियार काम करते तो मेरा ख्याल है इस वक्त हमारी लाशों के चीथड़े अखनातून पर बिखरे होते। इसके बाद भी अगर अर्तका हाशमी के साथ कोई रियायत बरती जाती तो ये सिर्फ जुनून कहला सकता था। प्रोफेसर बैरन ने कहा, आपका कहा बिल्कुल दुरुस्त है प्रोफेसर, आप इस मौजू को जाने दीजिए। अमीर अर्तका हाशमी बिल्कुल ही पागल हो चुका है। उसे कम अज कम उस औरत का साथ इस तरह नहीं देना चाहिए था। इस मौका से फायदा उठाते हुए मैं कैप्टन एडगर से कहूंगा कि कम अज कम उस औरत से निजात हासिल कर ली जाए। अर्तका हाशमी उस वक्त एक कैदी की हैसियत रखता है और वो अपनी कोई बात मनवाने का हकदार नहीं। हम उस औरत को हलाक तो नहीं करेंगे, लेकिन उसे एक छोटी सी कश्ती में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। बाकी उसकी तकदीर है कि जिंदा रहे या मर जाए, उसका हमें पूरा पूरा हक पहुंचता है। बाद में अगर अमीर अर्तका हाशमी का दिमाग दुरुस्त हुआ तो उसके साथ फिर कोई बेहतर सलूक किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त यह मुमकिन नहीं। असद शरादी ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और बोला, एडगर अपने कामों से फारग हो जाए तो उसके बाद हम ये गुफ्तगू उससे कर लेंगे। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया और देर तक खामोशी तारी रही। दफतन दर्दाना को शाबान का ख्याल आया और वो बोल पड़ी, शाबान कहाँ है? असद शरादी, प्रोफेसर, सैंड्रा तीनों ही चौंक पड़े थे। प्रोफेसर बैरन ने कहा, तुमने एक खास बात महसूस की थी मिस्टर शरादी। मेरा ख्याल है हथियारों का सारा मामला शाबान ही ने किया था, वरना वो खतरनाक औरत अपने मंसूबे में कामयाब हो गई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैप्टन एडगर के चेहरे पर मायूसी तारी थी और शाबान ने उसे सरगोशियों के अंदाज में कुछ कहा था। उसके बाद ही जेकास, किशन दास और गन पावर सामने आए। असद शरादी ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और दर्दाना से बोला, तो तुम्हारा ख्याल है कि हथियारों को? अरे हाँ, उस औरत ने भी ये भी तो कहा था कि हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है। क्या ये मंसूबा शाबान का था? अरे नहीं, वाकई लगता तो ऐसा ही था। इसका मकसद है कि शाबान ने दर्दाना के होंठों पर एक फातहाना मुस्कुराहट भरी हुई थी। उसने कहा,
आपने जब शाबान से कहा था सर कि उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो उसने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, और मेरा ख्याल है उस वक्त उसने जो ये कारनामा सर अंजाम दिया है, ये तमाम कारनामों पर हावी है, क्योंकि उसके बाद हमारी बका का कोई इम्कान नहीं रह गया था। 100% ये शाबान ही ने किया है, और असद से रादी तुमसे लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन हकीकत ये है कि शाबान जिन ज़हनी सलाहियतों का मालिक है और जिन जिस्मानी कुव्वतों का मालिक है, वो कम अज कम मुझसे नहीं छुपी रह सकती। और अब तो इसका कोई सवाल ही नहीं है कि ज़हरे समंदर उसने जो कुछ किया उसमें मेरा कोई दखल नहीं है, बल्कि दर हकीकत उस कदर कामयाबी का हसूल सिर्फ शाबान ही का कारनामा था, मगर वो है कहाँ, आओ तलाश करें। अमीर अर्तका हाशमी के इन 23 साथियों के अलावा तकरीबन 14 अफराद थे। उन 23 साथियों के अलावा जो सोने के हसूल की लालच में इस वक्त गारथा के हमनवा बन गए, लेकिन नतीजा बहुत ही मुख्तलिफ निकला। कभी कभी उसकी खौनख्वार निगाहें गारथा का चेहरा भी देखने लगी, जिसकी वजह से ये मुसीबत उन पर नादल हुई। गारथा भी एक लकड़ी की दीवार से पुश्त लगाई खामोश बैठी हुई थी। उसके हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे, जिसकी वजह से उसे खासी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। इतनी हसीन और दिलकश औरत को इस हालत में देखकर अमीर अर्तका हाशमी के चेहरे पर भी किसी कदर तासुफ के आसार थे, लेकिन इस वक्त उसकी सोच खासी तब्दील हो गई थी। जिंदगी में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हालात से वास्ता पड़ेगा और उसे इस तरह हाथ बंधवा कर नंगे फर्श पर बैठना पड़ेगा। लेकिन ठंडे दिल से सोचने पर उसे ये एहसास हो गया कि कसूर उसे कैद करने वालों का नहीं, बल्कि उसका अपना ही है। और ये सोचते हुए उसकी निगाहें गारथा के चेहरे का तवाफ करने लगीं। अपनी हुस्न परस्त फितरत से अब भी वो इतना ही मुतासर था, और गारथा की वजह से नादल होने वाली उन मुसीबतों के बावजूद उसे ये औरत बेहद पसंद थी। लेकिन जो कुछ हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, और उसकी वजूहात पर गौर करता रहा तो यही एहसास होता कि उसने अपनी अक्ल से काम ना लेकर धोखा खाया है। बहुत से अकवाल उसके जहन में गूंजने लगे, वो ये कि औरत के इशारों पर कभी नहीं चलना चाहिए। अर्तका हाशमी अपनी बीवियों के सिलसिले में बहुत सख्त था। उसने उन सब के लिए जिंदगी की तमाम आसाइशें मुहैया कर दी थी, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी कड़ी निगाह भी उन पर रहती थी। इन सारी बातों को सोचते हुए अर्तका हाशमी के जहन में अपनी उन 8 बीवियों का ख्याल आया जो कैदी नहीं थी और वहीं अपने कैबिनों में मुकीम थी। अर्तका हाशमी के चेहरे पर अज़तराब की एक लहर दौड़ गई, और वो इस वक्त बेयारो मददगार हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद वो इसकी इज्जत थी, और उसको काफी अरसे के बाद उनका ख्याल आया। उसने इस दौरान, यानी उस वक्त से जब से क्लोपेट्रा उसकी जिंदगी में आई, उन 8 बीवियों की जानब देखना तक छोड़ दिया। लेकिन अब अचानक ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। उसे कम अज कम उनके बारे में खबरगिरी तो करता रहना चाहिए था, लेकिन ये एक गलत बात है। अगर उसे कैद किया गया है तो उसके साथ उन औरतों को भी उसी कैद खाने में भेज देना चाहिए था। वो मुस्तरब हो गया और बेचैन निगाहों से इधर उधर देखने लगा कि अगर कोई नजर आ जाए तो उससे कहे कि वो कैप्टन एडगर से बात करना चाहता है। मुहाफिज जवान की निगरानी के लिए मुकर्रर थे, कैद खाने के दरवाजे के बाहर थे। अर्तका हाशमी उठकर वहीं जा सकता था। चुनाचा चंद लम्हात के बाद उसने पहलू बदला और सहारा लेकर उठने की कोशिश करने लगा। बंधे हुए हाथों की वजह से ये काम मुश्किल साबित हुआ। वो जुम्बिश में आया तो गारथा ने भी उसे महसूस कर लिया और आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अब तक वो भी खामोश रही थी और उसने इस मौजू पर कोई बात नहीं की, ना ही अर्तका हाशमी ने उससे कोई बात की। लेकिन जब अर्तका हाशमी सहारा लेकर उठने में कामयाब हो गया तो गारथा ने उसे नरम लहजे में कहा, क्या बात है अमीर, कुछ जरूरत महसूस कर रहे हो? अर्तका हाशमी ने ठठक कर गारथा की जानब देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। उसने गारथा का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आग रोशन हो गई और वो अमीर को दरवाजे की जानब जाते देखती रही। अर्तका हाशमी ने दरवाजे पर 2-3 ठोकरें मारी तो दरवाजा खुल गया, लेकिन इसके साथ ही सब मशीन गन की नाल अमीर अर्तका हाशमी के सीने की जानब उठ गई। मसला अब हाफिजों ने अपना फर्ज पूरा किया और करख्त लहजे में पूछा, क्या बात है, क्या तकलीफ हो गई है तुम्हें अमीर अर्तका हाशमी? उसने उस शख्स को गौर से देखा जो अब से कुछ अरसा पहले एहतराम की वजह से निगाहें नहीं उठा सकता था, लेकिन अब उसकी तेज आंखें अमीर अर्तका हाशमी को घूर रही थी और उसका लहजा बेहद सख्त और करखत था।
अमीर अर्तका हाशमी ने हालात की नज़ाकत को महसूस किया और बोला, मैं कैप्टन एडगर या असद शेराजी से मिलना चाहता हूँ। अपनी जगह जाकर बैठ जाओ और दरवाजे पर कोई ठोकर ना मारना, तुम्हारा ये पैगाम उन दोनों तक पहुंच जाएगा। मुहाफिज कुछ जरूरत से ज्यादा ही सख्त थे और जरा भी रियायत नहीं बरत रहे थे। उसने एक ठंडी सी सांस ली और वापस अपनी जगह आ गया। गार्था ने आंखें बंद कर ली थी। गालबन खुली आंखों से वो अर्तका हाशमी को नहीं देखना चाहती थी ताकि उसके एहसासात का अजहार ना होने पाए। अर्तका हाशमी इंतजार करता रहा और कुछ देर के बाद असद शेराजी दर्दाना के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने उन लोगों को देखा और उसके चेहरे पर एक गम आलूद कैफियत फैल गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अर्तका हाशमी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हारा पैगाम मुझे मिला अमीर अर्तका हाशमी, कहो क्या बात है। अमीर ने निगाहें उठाकर असद शेराजी को देखा और बोला, मैं अपनी बीवियों के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ असद शेराजी। हाँ बोलो, उनका क्या हाल है और जब मुझे कैदी बनाया गया है तो उन्हें मेरे पास क्यों नहीं भेजा गया? इसलिए कि वो तुम्हारी इस साजिश में शरीक नहीं थी और किसी बेगुनाह कैदी को कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन वो मेरी बीवियां हैं, वो गुर्राकर बोला। तुम्हारी बीवियां हैं और हमारे लिए बहनों की तरह काबिल एहतराम हैं। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा बल्कि मेरी आवाज़ इस जहाज पर मौजूद हर शख्स की आवाज़ है और वो हमारे लिए मुकद्दस और मोहतरम हैं और उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जाएगी। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें भी यहां मुंतकिल कर दो। ये एक मुश्किल मसला है क्योंकि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो वहशत पर मुश्तमिल हो। बहुत ज्यादा नेक बनने की कोशिश ना करो असद शेराजी, ये फर्ज है तुम्हारा कि तुम मेरी इज्जत की हिफाजत करो। मेरे पास और अल्फाज नहीं है कि मैंने उन्हें बहन कह दिया है। इसके अंदाज में नरमी पैदा हो गई और उसने कहा, मैं जानता हूं कि तुम नेक नफ्स इंसान हो, लेकिन इसके बावजूद मेरा यह हक है कि तुमसे मैं ये मुतालबा करूं। असद शेराजी उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मैं इसके बारे में दूसरे लोगों से मशवरा कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब मिलने में देर नहीं होनी चाहिए। असद शेराजी दर्दाना को इशारा करके वहां से बाहर निकल गया। गार्था अब भी खामोश थी। अमीर अर्तका हाशमी ने कहा, यह बहुत जरूरी है, इन लोगों को यहाँ आ जाना चाहिए। मुझे क्या इतराज है, गार्था ने साफ लहजे में जवाब दिया और वो खामोश हो गया। गार्था उसका चेहरा देखती रही। अब उसने गालबन अपने आप को पुरसकून कर लिया था। फिर वो बोली, तुम बहुत ज्यादा बददिल हो गए हो इस सारी कार्रवाई से। तुम्हारे ख्याल में कुछ नहीं होना चाहिए? उसने सादा से लहजे में कहा। नहीं, क्यों? इसलिए कि इस किस्म के मामलात में ऐसे हालात आते ही रहते हैं। वो लोग माहौल पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमारी बारी भी आएगी। अर्तका हाशमी के होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, इस मार का आराई की जरूरत ही नहीं थी। बिला वजह हमने इससे इख्तलाफ किया और इस बात इस हद तक पहुंच गई। खैर, अब जो कुछ होना था वो हो चुका है। इस पर अफसोस करना बेमकसद होगा। इसका मतलब है कि तुम मुझसे बददिल हो चुके हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्या होगा। इसकी पेशगोई मैं अभी नहीं करूंगी, लेकिन एक बात गौर से सुन लो। वक्त बिल आखिर हमारे कब्जे में आ जाएगा और फैसला करने वाले हम होंगे। अर्तका हाशमी खामोश हो गया। इस वक्त तक मुकम्मल खामोश रहा जब तक असद शेराजी दोबारा वापस ना आया। उसके साथ 4 आदमी और थे और ये जहाज के आम लोगों में से थे। असद शेराजी ने कहा, मैंने कैप्टन से मशवरा किया है और फैसला किया है कि तुम्हें इस कैद खाने से निकाल लिया जाए। अर्तका हाशमी ने चौंक कर उसे देखा और बोला, सिर्फ मुझे? तुम्हारे साथ समुद्री औरत को भी? असद शेराजी ने कहा, तुम भी वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो असद शेराजी, क्लियोपेट्रा के बारे में जो कैप्टन एडगर कहता है। हकीकत तो यही है कि यही औरत तुम्हारी और हमारी बर्बादी का सबब बनी है और नहीं कहा जा सकता कि इसकी जिंदगी आइंदा हम पर क्या मुसीबतें लाएगी। अफसोस, तुम मेरी कैद से नाजायज फायदा उठा रहे हो, वरना मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना किसी भी तरह अच्छाई के ज़मरे में नहीं आता। मैं माजरत ख्वाह हूं, तुम मेरे साथ आ सकते हो। उठो और इस औरत को भी अपने साथ उठा लो। अफसोस, हम अब एक ऐसी औरत का एहतराम नहीं कर सकते जिसकी वजह से मुसीबत हम पर नाज़िल होते होते रह गई, असद शेराजी ने कहा और अमीर अर्तका हाशमी उठ खड़ा हुआ। फिर उसने दरवाजे की जानब कदम बढ़ाते हुए कहा, और इन लोगों का क्या होगा? इन्हें बदतरीन सजाएं दी जाएगी। समझे अमीर, तुम क्या समझते हो, क्या इन्हें माफ कर दिया जाए? अगर हम में से एक लम्हे की चोक हो गई होती तो हमारी खून में लथड़ी हुई लाशें अब तक समुद्र में फेंकी जा चुकी होती और मछलियां उन लाशों से ज़ियाफत उड़ा रही
नहीं होती। बड़े हथियारों को अगर खाली ना कर दिया जाता तो क्या हम पर इस्तेमाल ना किए जाते, जबकि तुम्हारी साथी औरत उन लोगों को फायर करने का हुक्म दे चुकी थी। चुनाचा अमीर अर्तका हाशमी, तुम्हारी इस ख्वाहिश पर तुम्हें तुम्हारी बीवियों के पास पहुंचाया जा रहा है और तुम्हें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि सिर्फ उन्हीं की वजह से तुम्हें ये राय दी जा रही है, क्योंकि उन्हें कैद करके यहाँ नहीं लाया जा सकता। ये कानून के खिलाफ बात है, जहाज के कानून के खिलाफ भी और इंसानियत के कानून के खिलाफ भी कि किसी बेगुनाह को कैद खाने में डाल दिया जाए। सिर्फ उन्हीं के लिए तुम्हें और तुम्हारी इस साथी औरत को आजाद किया जा रहा है, लेकिन ये आजादी ऐसी नहीं होगी कि तुम पूरे जहाज में दंडनाते फिरो, बल्कि तुम्हें अपने कैबिन में कैद रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा ये है कि तुम अपनी बीवियों के कैबिनों में जा सकते हो। इससे बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें जख्मी करके यहीं डाल दिया जाएगा, और बेहतर मशवरा है कि ऐसी कोई हरकत ना करना। तुम अपने सारे गुर आजमा चुके हो, अब तुम्हारे पास कोई गुर बाकी नहीं है। अमीर अर्तका हाशमी ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता अपने कैबिन में पहुंचकर उसने फीके से लहजे में कहा, मेरी दरख्वास्त है असद शरादी कि कम से कम तुम मुझसे अपना लहजा नरम रखो, क्योंकि तुमसे मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। अफसोस अमीर, तुम हमारे दिल पर घौंसा मारे जा रहे हो। हमने हमेशा तुम्हारा एक दोस्त की हैसियत से एहतराम किया, लेकिन तुमने सब कुछ भुला दिया। खैर छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा है। ये तुम्हारा कैबिन है, आराम करो। असद शरादी ने अमीर के कैबिन का दरवाजा खुलवाते हुए कहा। राहदारियों के दोनों सिमत और सामने वाले कैबिनों में मसला अफराद मौजूद होंगे। अगर कोई ऐसी गलती करने की कोशिश की जिससे जहाज का कानून मजरूह हुआ, तो जो कुछ मैंने कहा है मैं खुद भी शायद किसी को इससे बाज ना रख सकूं। अमीर अर्तका हाशमी ने असद शरादी को देखते हुए कहा, क्या हमारे हाथ इसी तरह बंद रहेंगे? नहीं, हाथ खुलवाए देता हूं, असद शरादी ने बोला, और उसने अपने दोनों आने वालों को इशारा किया। दोनों के हाथ खोल दिए गए और अर्तका हाशमी गार्था के साथ अपने कैबिन में दाखिल हो गया। गार्था अपनी कलाइयां मसल रही थी जिस पर निशानात पड़ गए थे, और असद शरादी दरदाना को साथ लेकर वापस जा चुका था। अमीर अपने बिस्तर पर आ बैठा, उसके चेहरे पर गौरव फिक्र के आसार थे। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। गार्था भी अपने बिस्तर पर जा लेटी थी। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। उसके बाद अमीर उठ खड़ा हुआ। गार्था ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, लेकिन इस वक्त भी वो कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि वह ज्यादा से ज्यादा कहाँ जा सकता है। अमीर कुछ कहे सुने बगैर कैबिन के दरवाजे से बाहर निकल आया और अपने बीवियों के कैबिन की जानब चल पड़ा, जो एक कतार में बने हुए थे। गार्था खामोशी से दरवाजे को देखती रही, चंद लम्हात गौर करती रही, फिर फुर्ती से अपनी जगह से उठी और दरवाजे के करीब आ गई। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। राहदारी के दोनों सिरे पर मसला अफराद नजर आ रहे थे। इसके अलावा राहदारी में और कोई मौजूद नहीं था। चुनाचा गार्था ने फुर्ती से कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद वो बर्क रफ्तारी से किसी फुर्तीली बिल्ली की तरह चलती हुई उस जगह पहुंच गई जहां उसने अपना ट्रांसमीटर छुपा रखा था। ट्रांसमीटर ऑन करके उसे अपनी गोद में रख लिया। वो ट्रांसमीटर पर इशारे का इंतजार कर रही थी। इस काम में उसे काफी देर लग गई और उसके बाद ट्रांसमीटर के माइक्रोफोन पर मक्खियां भिनभिनाने की सी आवाजें बुलंद होने लगी। ये आवाजें आहिस्ता आहिस्ता उभरती जा रही थी और चंद लम्हात इसी तरह गुजर गए। फिर एक साफ आवाज सुनाई दी, हेलो हेलो, क्या तुमने हमसे राब्ता कायम किया है? हेलो, कौन हो तुम? गार्था की आंखें मुसर्रत से चमकने लगी। उसका सांस तेज हो गया। उसने लड़ती हुई आवाज में कहा, हेलो, कौन हो तुम और कहां से बोल रही हो? दूसरी तरफ से सवाल किया गया, इससे पहले क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? गार्था ने कहा, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से साफ लहजे में जवाब दिया गया, तो फिर मेरे बारे में सुनो। मेरा नाम गार्था वर्था है और मैं ओशियन ट्रेजर के एक नुमाइंदे की हैसियत से काम करती हूँ। दूसरी तरफ से चंद लम्हात मुकम्मल खामोशी तारी रही और उसके बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी, तुम्हारा सिर्फ इतना कह देने से सारे काम पूरे नहीं हो जाते। अगर तुम्हारा नाम गार्था वर्था है तो अपने बारे में मुकम्मल तफसीलात बताओ। गार्था के चेहरे पर एक लम्हे के लिए परेशानी के आसार नजर आए। फिर उसने फौरन खुद को संभाल कर कहा, मैं इटली में रहती हूँ और वहाँ मेरा एक इदारा ब्यूटी पार्कोना के नाम से काम करता है। ओशियन ट्रेजर के मिस्टर लेचाक ने अपने इदारे के 6 मुअज़्ज़ज़ अफराद की मीटिंग के बाद यह तय किया था कि मुझे एक काम में मसरूफ किया जाए। उसकी तफसीलात नहीं बताई जा सकती और मैं इसमें काम में मसरूफ रही।
और मिस्र से एक जहाज का पीछा करती हुई बल आकर उन्हें खुले समुद्रों तक आ गई। यहाँ मुझे उन पॉइंट्स के बारे में बताया गया जो नामालूम समुद्रों में बिखरे हुए हैं और जहाँ ओशियन ट्रेडर के लिए काम किया जाता है। मुझे ये बताया गया है कि जरूरत पड़ने पर मैं उन पॉइंट से मदद ले सकती हूँ और ओशियन ट्रेडर के एक काम की गरज से मैं अखनातुम नामी एक जहाज तक जिंदगी की बाजी लगाकर पहुंची और अब भी उसी जहाज पर हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। मैडम, आपने जो तफसीलात बताई हैं वो महफूज कर ली गई हैं और आपसे 1 घंटे के बाद राब्ता कायम किया जाएगा। मैं बहुत मुश्किल का शिकार हूँ और इन हालात में मेरी जिंदगी को खतरा भी पेश आ सकता है। यकीनन ऐसा होगा, लेकिन इससे पहले ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। हमारे अपने मसाइल होते हैं जिनके लिए हमें काम करना पड़ता है। 1 घंटे के बाद मुमकिन है मैं तुमसे राब्ता ना कायम कर सकूं। गार्था वर्था बेचैनी से बोली। आपको ऐसा करना होगा मैडम, इसके लिए मौका निकालिए। वैसे इस वक्त के बाद से हमारा एक आदमी इस ट्रांसमीटर पर मौजूद रहेगा जिससे आप हमसे राब्ता कायम कर सकती हैं। अगर आपको दिक्कत पेश आए तो 1 घंटे के बाद ये राब्ता कायम कर सकती हैं, मगर मुझसे कहा गया था कि इन पॉइंट से मुझे हर तरह की मदद फौरी हासिल हो सकती है। जो कुछ मैंने अर्ज किया है उसके बाद जो कुछ कहना होगा मैं सिर्फ 1 घंटे के बाद कह सकता हूं और अब मैं ट्रांसमीटर बंद कर रहा हूं। दूसरी तरफ से एक आवाज आई और ट्रांसमीटर बंद हो गया। गार्था दांत पीसकर खामोश हो गई थी। उस ट्रांसमीटर बटन भी बंद कर दिया और गहरी सांस लेकर दरवाजे की जानब देखने लगी। फिर उसने ट्रांसमीटर फौरन ही एक जगह पोशीदा कर दिया और दरवाजा खोल दिया। बाहर झांका, राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी, सिवाय उसके आखिरी सिरों पर मुस्तैद इन पहरेदारों के जवाब उन पर हर लम्हा कड़ी निगाह रखे थे। गार्था होंठ सिकोड़ कर सरसराती आवाज में बोली, तुम लोगों को फना करना मेरी जिंदगी का पहला मकसद है, समझे? और तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा वास्ता किससे पड़ा है। फिर उसने कैबिनों की उस कतार पर निगाह डाली जिसमें अमीर अर्तका हाशमी की बीवियां रहती थीं और उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, अमीर अर्तका हाशमी, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है और अब तुम मेरे लिए एक बेजान शय की मानद हो। बेहतर है कि अब वकिया वक्त तुम अपनी बीवियों के साथ ही गुजारो। इतना वक्त जितना तुम्हारी जिंदगी को मिला है। उसने एक बार फिर दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आकर बिस्तर पर दराज हो गई। जहाज में दस्तूर लंगर अंदाज था और पता नहीं इस पर मौजूद लोगों का आइंदा क्या प्रोग्राम होगा, लेकिन गार्था की दिली ख्वाहिश थी कि अभी वो लोग आगे बढ़ने का इरादा ना करें तो बेहतर है। ट्रांसमीटर पर उसने कार्रवाई सिर्फ एक एहसास के तहत की थी। उसने सोचा था कि मुमकिन है ओशियन ट्रेडर का कोई और पॉइंट आसपास मौजूद हो और इस सिलसिले में उसे जो कामयाबी हासिल हुई थी उसने उसे मसरूर किया था, लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिला उसके लिए मायूस कुन था। पहले भी इस बात पर वो बददिल हो गई थी कि ओशियन ट्रेडर ने इन पॉइंट्स पर उसकी मुकम्मल शख्सियत के बारे में तफसीलात नहीं बताई थी और उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ठीक 1 घंटे के बाद ट्रांसमीटर पर दोबारा इशारा मसूल हुआ और उसने जल्दी से उसे ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर पर चंद लम्हात वैसी ही आवाजें उभरती रहीं और उसके बाद एक मध्यम आवाज सुनाई दी। क्या मैडम गार्था ट्रांसमीटर पर मौजूद हैं? हाँ, मैं मौजूद हूँ, उसने कहा। एक लम्हे में उसने ये अंदाजा लगा लिया कि इस बार आवाज बदली हुई है और ये पहला आदमी नहीं जिससे उसकी गुफ्तगू हुई थी। दूसरी तरफ से पुरतपाक अंदाज में कहा गया, ओहो मैडम, इधर आपका खादम आरडी शाउट है। क्या आरडी शाउट का आपका शनासा नाम है? गार्था के जहन में फौरन ही आरडी शाउट आ गया और उसने किसी कदर हैरान लहजे में कहा, क्या हमारी तुम्हारी मुलाकात ब्राजील में हुई थी मिस्टर आरडी शाउट? ये मेरी खुशबख्ती है कि इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझ जैसे मामूली आदमी को याद रखा। मैं वही हूँ। हैरत हुई है मुझे, तुमने ओशियन ट्रेडर से राब्ता कब कायम किया? तवील अरसा हो गया मैडम, लेकिन आप मगर तुम किस हैसियत से ट्रांसमीटर पर बोल रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले जिस शख्स से मेरा राब्ता कायम हुआ था उसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो बेवकूफ मेरा असिस्टेंट था, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे हैरत हुई, क्या तुम इस जगह इंचार्ज की हैसियत रखते हो? हाँ मैडम, ये पॉइंट 77 है। मैं यहाँ ओशियन ट्रेडर के मफादात के लिए काम करता हूँ। दर हकीकत हुकूमत फ्रांस ने मुझे सजाए मौत दी थी और उसके बाद जिस तरह जिंदगी बची है वो नाकाबिले यकीन है। इंटरपोल ने मेरी दुनिया के कई मुल्कों में पीछा किया और जब मैंने ये देखा कि अब मेरी जिंदगी बचने का कोई इम्कान नहीं है तो मैंने ओशियन ट्रेडर से राब्ता कायम कर लिया
और उसने मेरी हैसियत तस्लीम करके मुझे यहाँ भेज दिया। यहाँ मैं बहुत मुतमिन और मसरूर हूँ। क्या तुम्हारे इस ट्रांसमीटर पर फासलों का तयन भी हो सकता है? मसलन अगर मैं ये मालूम करना चाहूँ कि ये तुम्हारा पॉइंट 77 कहाँ है, तो मुझे इसका इल्म कैसे हो सकेगा? जैसा कि मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया कि अगर आप जहाज अखनातून से बोल रही हैं तो हमारे और आपके दरमियान ज्यादा फासला नहीं है। अखनातून जहां लंगर अंदाज है वहां से कुछ फासले पर ही हमारी ये रहायश गाह है और हम यहाँ से अखनातून को लंगर अंदाज देख सकते हैं। बल्कि यहाँ इस सिलसिले में एहतियाती कार्रवाइयाँ भी कर ली गई हैं कि अगर जहाज का रुख इस जानब हो जाए तो हमें क्या करना होगा। ओह वेरी गुड, बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने। और मजीद दिलचस्प बात यह है कि हमारी शनाख्ताई बहुत पहले से है। मैं तुम्हें कुछ तफसीलात बताना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास वक्त है? क्यों नहीं मैडम, आप इत्मीनान से गुफ्तगू कीजिए। क्या तुम्हारी उन याददाश्तों में ये तफसील भी महफूज है कि मैं ओशियन ट्रेडर के लिए काम कर रही हूँ और अखनातून पर मेरा क्या काम है? हाँ मैडम, सारी तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं। अगर मैं आपसे चंद सवालात करूँ तो यूँ समझ लीजिएगा कि ये वो कार्रवाई है जिसका हुक्म हमें ओशियन ट्रेडर की जानब से दिया गया है। आप इस सिलसिले में बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम। आपको अखनातून का ताक़ुब करने के लिए एक सबमरीन दी गई थी जिसका सरबराह कैप्टन टोर्नाडो नामी आदमी था। आप अखनातून का ताक़ुब करती हुई हमारे पॉइंट 7 तक पहुंची जहां मिस्टर गार्डियल रहते थे। आपने वहां पहुंचने के बाद अखनातून तक जाने के लिए एक मंसूबे की तकमील में मिस्टर गार्डियल की मदद तलब की, लेकिन वहां कुछ ऐसी कार्रवाइयां हुई जो बहुत खतरनाक थीं। क्या आपको इनकी वजह बता सकती हैं? गारसावर्ता ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर बोली, क्या तुम्हें या ओशियन ट्रेडर को ये तफसीलात नहीं मालूम हो सकी? मिस्टर गार्डियल जनून पर आमादा हो गए थे और मेरी 2 साथी लड़कियां उनके जुनून की नजर हो गईं। ओहो, ये बात रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। तो फिर यूं समझो कि एक लड़की को बेहालते मजबूरी मुझे इटली रवाना करना पड़ा। दूसरी लड़की मेरे साथ थी, लेकिन मिस्टर गार्डियल की वहशतनाक कार्रवाइयों ने उसकी जिंदगी ले ली। ये बहुत अफसोसनाक बात है। दूसरी बात, कैप्टन टोर्नाडो की सबमरीन हादसे का शिकार हो गई और वह समुद्र में गर्क हो गई, जिसकी तफसीलात सारे पॉइंट्स को दे दी गईं। वो हादसा कैसे रूनमा हुआ ये बात मैं बिल्कुल नहीं जानती, बल्कि अचानक ही कैप्टन टोर्नाडो से मेरा राब्ता मुंतके हो गया। हो सकता है वो किसी समुद्री पहाड़ से टकरा गए हों। दूसरी जानब से चंद लम्हात खामोशी रही और फिर आरडी शाउट ने कहा, पॉइंट 13 के मिस्टर पीटर लाओ ने हमें इतला दी थी कि आपने अखनातून पर उन्हें हमला करने की दावत दी थी और वह बहरी कदाकों की हैसियत से अखनातून पर हमला आवर हुए, लेकिन उनके तमाम साथियों को हलाक कर दिया गया। मिस्टर पीटर लाओ शदीद जख्मी हालत में पॉइंट 13 वापस पहुंचे। ये मालूमात ओशियन ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी हैं कि उन लोगों का हमला कैसे नाकाम हुआ और जहाज से ये मुकाबला किस तरह किया गया। अगर ओशियन ट्रेडर के इल्म में ये बात नहीं है तो इसका मकसद है कि वो इदारा बहुत ज्यादा काबिल एतमाद नहीं। जब अखनातून पर हमला करने के लिए वो लोग बहरी कदाकों की हैसियत से आए तो उन्होंने अपने आप को पोशीदा नहीं रखा था। अखनातून पर ऐसे इंतजामात पहले से मौजूद थे जिनके तहत ऐसे हमला आवरों का मुकाबला किया जा सके और वो लोग अपनी हिफाजत नहीं कर सके और मैं ट्रांसमीटर पर चीखती रही कि हमले में एहतियात की जाए। अखनातून पर उनके हमले का इल्म हो गया है। हाँ, ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है कि आपने पॉइंट 13 से राब्ता कायम किया था, लेकिन इस वक्त पीटर लाओ अपने हमले के लिए जा चुके थे और बाद में वो शदीद जख्मी हालत में पॉइंट 13 तक वापस लाए गए। तो फिर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उन लोगों ने निहायत अहमकाना अंदाज में अखनातून की जानब बढ़ने की कोशिश की और अखनातून पर उन्हें देख लिया गया। ये सारी बातें इस रिकॉर्ड से मिलती हैं और आपकी गुफ्तगू मुकम्मल तौर पर यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। गोया मेरा काम इस आलम में ख़त्म हो जाता है और अब मेरे और आपके दरमियान जो गुफ्तगू होगी वो मुख्तलिफ नौइयत की होगी। ओशियन ट्रेडर से हमें जो अहकामात मसूल हुए थे वो यही थे कि आपसे तफसीलात मालूम की जाएं और अगर इस बात को काबिल इत्मीनान पाया जाए तो फिर आपसे मजीद राब्ते रखे जाएं। हाँ, मैं जानती हूँ कि ओशियन ट्रेडर मुहतात इदारा है और जाहिर है वो किसी पर भी शुबा कर सकता है, लेकिन ब्यूटी पार्क होना से चलते हुए मैंने ये बात जहन में नहीं रखी थी कि ये तवील बहन मेरे लिए इस कदर दर्द सर साबित होगी। बहरहाल अब तुम मजीद तफसीलात नोट करो। इस वक्त अखनातून पर मैं एक कैदी की हैसियत से हूँ, समझा नहीं मैडम?
अखनातून पर मुझे इसलिए भेजा गया था कि मैं उसके मामला से ओशियन ट्रेडर को आगाह रखूं, और उसके बाद पे दर पे हादसे होते चले गए, जिनके नतीजे में मेरा राब्ता पॉइंट से कट गया और मैं बमुश्किल तमाम इस पोजीशन में आ सकी कि किसी पॉइंट से राब्ता कायम करने के लिए ट्रांसमीटर इस्तेमाल करूं। खुशबख्ती से ये ट्रांसमीटर जहाज वालों की निगाहों से महफूज रह सका। खैर छोड़ो, अब ये हालत है कि इस वक्त ये जहाज यहाँ लंगर अंदाज है और शायद बहुत मुख्तसर वक्त के बाद यहाँ से वो आगे बढ़ेगा। सिमत कौन सी होगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन इस वक्त जहाज पर कब्जा कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओशियन ट्रेडर के लिए इस पर बेहतरीन मालूमात मौजूद हैं और उन मालूमात का ओशियन ट्रेडर को इल्म होना बेहद ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि कुछ अरसे के बाद मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और फिर सारा काम यूं ही अधूरा रह जाएगा। चुनाचा इस वक्त इस बात की अहम तरीन ज़रूरत है कि इस जहाज़ पर जिस तरह भी मुमकिन हो कब्जा कर लिया जाए।